बच्चों नमस्कार। आज का वीडियो आपका लघुत्तरीय प्रश्नों का होने वाला है। सामाजिक विज्ञान का ये दूसरा पार्ट है। इसमें कुल मिला के 3 पार्ट्स में हम ये चैप्टर पूरा करेंगे। यूरोप में राष्ट्रवाद का उदय नामक पाठ आपका जो पहला है उसी को पूरा करना है और हम क्वेश्चन आंसर करवा रहे हैं, हम चैप्टर नहीं करवा रहे हैं। हम एक सूचना आपको ये देना चाहते हैं कि कुछ बच्चे हमसे पूछ रहे हैं कि सर ये जो आप क्वेश्चन पढ़ा रहे हैं पुस्तक में नहीं है, बुक में नहीं है। ठीक है, सही उनका सवाल है, अच्छा प्रश्न है कि बुक में नहीं है ये प्रश्न, परंतु ये प्रश्न बन सकते हैं आपके एग्जाम में, इसलिए मैंने इन प्रश्नों को हल कराया। ठीक है, और जो बुक में प्रश्न है मैं दिखा दूं आपको, ये वाले हैं। ये सारे प्रश्न दीर्घ उत्तरीय के अंतर्गत आएंगे। मैं तीसरे वीडियो में यानी कि अगले कल के वीडियोस में आपको उपलब्ध कराऊंगा। ये सभी प्रश्न जो हैं दीर्घ उत्तरीय, ये आपकी पुस्तक में है। तो ऐसा बिल्कुल नहीं, आप मुझ पर विश्वास रखिए, जो आपकी पुस्तक में प्रश्न है वो भी होंगे। 2 प्रश्न फालतू कीजिए, 2 कम नहीं, क्योंकि क्वालिटी एक आपके पढ़ाई की है और उस क्वालिटी को आपको डाउन नहीं करना है। आपको उतना पढ़ना है जितने में आपका एग्जाम निपट जाए। आपको सीधा एग्जाम पे अटैक करना है। ठीक है, और उसको अटैक करने के लिए एक दो हथियार से काम नहीं चलेगा, एक दो हथियार और मंगा लो। ठीक उसी प्रकार है, एक दो प्रश्न है तो दो तीन पढ़ो, कोई दिक्कत नहीं। अभी आपके पास 6 माह का टाइम है, फरवरी में परीक्षाएं आपकी होनी हैं। तो ये वाले प्रश्न हम आपको करवा देंगे, ये चर्चा करें ये वाले प्रश्न होते हैं, फिर परियोजना कार्य होता है। ठीक है, तो ये सारे प्रश्न हम आपको करवाएंगे दीर्घ उत्तरीय के अंतर्गत। ओके, चलिए आज का वीडियो शुरू करते हैं लघु उत्तरीय प्रश्नों का। चलिए बच्चों, लघु उत्तरीय प्रश्न का वीडियो है। 3 अंक का लघु उत्तरीय प्रश्न आपके एग्जाम में पूछा जाता है। तो प्रश्न यहाँ पर ये किया जा रहा है आपसे, ज्यूसेप मैत्सिनी और मुख्यमंत्री कावूर, दो लोग थे, ज्यूसेप मैत्सिनी और मुख्यमंत्री कावूर ने इटली के एकीकरण में महत्वपूर्ण भूमिका अदा की। इस कथन की समीक्षा आपको करना है कि इटली के एकीकरण में महत्वपूर्ण भूमिका अदा की किसने? ज्यूसेप मैत्सिनी और उनके मुख्यमंत्री जो चीफ मिनिस्टर कावूर थे। कावूर और जूसेफ मैत्सिनी की बात यहाँ पर की जा रही है। दोनों ने क्या महत्वपूर्ण भूमिका इटली के एकीकरण में अदा की, यही आपको बताना है। तो जूसेफ मैत्सिनी ने 1830 ईस्वी के दशक में एकीकृत इतालवी गणराज्य हेतु एक सुविचारित कार्यक्रम प्रस्तुत करने का प्रयास किया था। मैत्सिनी ने अपने उद्देश्यों के प्रसार हेतु यंग इटली नामक एक गुप्त संगठन बनाया था। मैत्सिनी ने क्या बनाया था? यंग इटली नामक एक गुप्त ऑर्गेनाइजेशन, एक सीक्रेटियल ऑर्गेनाइजेशन, एक बिल्कुल गुप्त एक प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन था, एक प्राइवेट संगठन था, गुप्त संगठन था, यंग इटली नाम का, जिसको किसने बनाया था? ज्यूसेप मैत्सिनी ने। 1831 ईस्वी से 1848 ईस्वी तक अनेक क्रांतिकारी विद्रोह हुए, लेकिन इसे सफलता नहीं मिली। सार्डिनियम पिडमॉन्ट के राजा विक्टर इमैनुअल के मुख्यमंत्री कावूर ने इटली के एकीकरण में महत्वपूर्ण भूमिका अदा की। कावूर ने इटली के प्रदेशों को एकीकृत करने वाले आंदोलन का नेतृत्व किया, किंतु न तो वह क्रांतिकारी था और न ही जनतंत्र का समर्थक था। इटली के अभिजात्य वर्ग के अनेक अमीर और शिक्षित सदस्यों की भांति वो इतालवी भाषा से अधिक अच्छी तरह फ्रांसीसी भाषा बोलता था। फ्रांस द्वारा सार्डिनिया पिडमॉन्ट के साथ की गई कूटनीतिक संधि में कावूर की प्रमुख भूमिका थी। कावूर ने 1859 ईस्वी में ऑस्ट्रिया को परास्त करने में सफलता पाई। ठीक है, ये समझ गए। इसकी पीडीएफ आपको टेलीग्राम चैनल से मिलेगी। टेलीग्राम चैनल हमारा जल्दी से आप ज्वाइन कर लीजिए, लिंक डिस्क्रिप्शन में है। नेपोलियन ने निस्संदेह फ्रांस में लोकतंत्र को नष्ट किया था, परंतु प्रशासनिक क्षेत्र में उसने क्रांतिकारी सिद्धांतों का समावेश किया था, जिससे पूरी व्यवस्था अधिक तर्कसंगत और कुशल बन सके। इस कथन की पुष्टि करना है। नेपोलियन ने निस्संदेह ही फ्रांस में तो नेपोलियन ने निश्चित रूप से ही फ्रांस में प्रजातंत्र को नष्ट किया था, लेकिन प्रशासनिक क्षेत्र में उसने महत्वपूर्ण परिवर्तन कर दिए थे। इंपॉर्टेंट चेंजेस उसने किए थे। कहाँ? एडमिनिस्ट्रेटिव फील्ड में, यानी प्रशासनिक क्षेत्र में उसने महत्वपूर्ण परिवर्तन कर दिए थे, जिनका मकसद प्रशासनिक व्यवस्था को कुशल एवं समर्थ बनाना था। 1804 ईस्वी में प्रभावी हुई नागरिक संहिता, नेपोलियन की संहिता जिसे कहते हैं, के तहत प्रशासनिक व्यवस्था निम्नलिखित में इस ऐसे परिवर्तन किए गए। अगर आपको एक बार में समझ में नहीं आता है तो आप दोबारा इस वीडियो को भी देख सकते हैं। किसानों को भू दासत्व और जागीरदारी शुल्क से मुक्ति दिलाई गई। अब ये पॉइंट्स हैं,
ये पॉइंट्स हैं। नेपोलियन ने, अब यहाँ पर नेपोलियन ने लोकतंत्र को नष्ट किया था, ठीक है, तो इसकी तर्क आपको देनी है। परिवर्तन किए थे तो क्या हुआ था, अच्छे थे बुरे थे। तो किसानों को भूदासत्व और जागीरदारी शुल्कों से मुक्ति दिलाई थी। यानी जो किसान टैक्स देते थे और जमीन पर दास नौकर बनकर काम करते थे, उनसे उनको आज़ादी मिली। शहरों में भी कारीगरों के श्रेणी संघों के नियंत्रणों को हटा दिया गया था। यातायात और संचार व्यवस्थाओं को भी सुदृढ़ किया गया, सुधारा गया था। जन्म पर आधारित विशेषाधिकार समाप्त कर दिए गए कि इनका जन्म उस कुल में हुआ है तो इनको विशेष अधिकार प्राप्त हैं। ऐसा नहीं था, कर्मों के अनुसार ही अधिकार थे। उसने कानून के समक्ष बराबरी और संपत्ति के अधिकार को सुरक्षित बनाया। डच गणतंत्र, स्विट्जरलैंड, इटली और जर्मनी में नेपोलियन ने प्रशासनिक विभाजनों को सरल बनाया, सामंती व्यवस्था को खत्म किया, ठीक है, सामंती व्यवस्था को खत्म कर दिया था। तो ये उन्होंने किया था। यूरोप में राष्ट्र के विचार के निर्माण में संस्कृति ने किस प्रकार महत्वपूर्ण भूमिका निभाई, उदाहरण से, यानी कि राष्ट्र के विचार के निर्माण में वहाँ की कल्चर ने क्या भूमिका निभाई। कल्चर माने संस्कृति, वहाँ के संस्कार, सभ्यता ने क्या इम्पोर्टेंट रोल अदा किया था यूरोप में राष्ट्र के निर्माण के विषय में। तो नंबर 1, यूरोप में राष्ट्रवादी भावनाओं को निर्मित करने में और उन्हें व्यक्त करने में कला, कविता, कहानियों, किस्सों, संगीतों ने बहुत महत्वपूर्ण भूमिका का निर्वाह किया था। जर्मनी इसका एक श्रेष्ठ उदाहरण है। ठीक, मतलब राष्ट्रवादी भावनाएं कहाँ से निर्मित हुई थी? पुरानी कहानियों से, पुराने किस्सों से, लोक संगीतों से। सब ये क्या हुआ था कि पता चला था कि देश क्या है और राष्ट्रवाद क्या है। राष्ट्रवाद की भावना को जिंदा रखने के लिए संगीत का उपयोग किया गया। भाषा ने इसमें विशेष योगदान दिया। रूमानी कलाकारों और कवियों ने एक साझा संस्कृति तथा साझा सामूहिक विरासत की अनुभूति को राष्ट्र का आधार बनाया। इसका उदाहरण ग्रीक है। राष्ट्रीय संदेशों को अधिकाधिक लोगों तक पहुंचाने के लिए स्थानीय बोलियों पर बल दिया गया और स्थानीय लोक साहित्य को एकत्र किया गया। ऐसा पोलैंड, जर्मनी आदि ने किया था। चलिए, फ्रांसीसी लोगों के बीच सामूहिक पहचान के भाव पैदा करने के लिए फ्रांसीसी क्रांतिकारियों ने क्या कदम उठाए? ठीक है, सामूहिक पहचान के भाव पैदा करने के लिए फ्रांसीसी क्रांतिकारियों ने कुछ कदम उठाए थे। वह कदम कौन कौन से? तो कानून के सम्मुख बराबरी और संपत्ति के अधिकार को सुरक्षित बनाया, जन्म पर आधारित विशेषाधिकार को समाप्त किया, यातायात और संचार व्यवस्थाओं को सुधारा गया, शहरों में भी कारीगरों के श्रेणी संघों के नियंत्रण को हटा दिया गया, किसानों को भूदासत्व और जागीरदारी शुल्क से मुक्ति दिलाई गई थी। ये काम किया गया था। एक ही प्रश्न है, अभी पढ़ा चुके हैं। जर्मनी की एकीकरण प्रक्रिया का वर्णन कीजिए। ठीक है, तो जर्मनी के एकीकरण की प्रक्रिया क्या थी? मध्यवर्गीय जर्मन लोगों में राष्ट्रवादी भावनाएं अत्यंत प्रबल थीं। उन लोगों ने 1848 ईस्वी में जर्मन महासंघ के विभिन्न क्षेत्रों को एकता के सूत्र में बांधकर एक निर्वाचित संसद के माध्यम से शासित राष्ट्र राज्य बनाने का प्रयास किया था। लेकिन इस प्रयास का राजशाही और सैन्य शक्ति ने सम्मिलित रूप से दमन कर दिया। उनका प्रशा के बड़े भूस्वामियों ने भी समर्थन किया। उसके बाद प्रशा ने राष्ट्रीय एकीकरण के आंदोलन का नेतृत्व संभाल लिया। उसका मुख्यमंत्री ऑटो वान बिस्मार्क इस प्रक्रिया का जनक था, जिसने प्रशा की सेना और नौकरशाही की मदद ली। 7 वर्ष के दौरान ऑस्ट्रिया, डेनमार्क और फ्रांस से 3 युद्धों में प्रशा की जीत हुई और एकीकरण की प्रक्रिया पूरी हुई। 1871 ईस्वी में वर्साय में हुए एक समारोह के प्रशा जो समारोह हुआ था वर्साय में 1871 में, तो प्रशा के राजा विलियम प्रथम को जर्मनी का सम्राट घोषित कर दिया गया था। अब इटली का एकीकरण कैसे हुआ था? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। सार्डिनिया पीडमोंट के प्रधानमंत्री कावूर ने इटली के राज्यों को संगठित करने के लिए प्रारंभ हुए आंदोलन को नेतृत्व प्रदान किया और फ्रांस व सार्डिनिया पीडमोंट के बीच एक कूटनीतिक संधि की गई। 1859 ईस्वी में सार्डिनिया पीडमोंट ने ऑस्ट्रिया को पराजित किया। इस युद्ध में गैरीबॉल्डी के नेतृत्व में अनेक सैनिकों ने भी भाग लिया और 1860 ईस्वी में दक्षिणी इटली व 2 सिसिलियों के राज्यों में सार्डिनिया पीडमोंट के सैनिकों ने प्रवेश किया, जहां पर भारतीय किसानों की मदद से वे स्पेन को पराजित कर सके। 1861 ईस्वी में विक्टर इमैनुएल
द्वितीय ने एकीकृत इटली राज्य का राज्य घोषित कर दिया और 1870 ईस्वी में यह एकीकरण पूरा हुआ था। ये क्वेश्चन 7वां कुछ इंपॉर्टेंट नहीं है, इसको हटाइए। और आप देखिए फ्रांसीसी कलाकार वाला 8वां क्वेश्चन आपके लिए बेहद महत्वपूर्ण साबित होगा। ठीक है, ये आएगा आपके उसमें, दिक्कत कोई नहीं है, बिल्कुल पक्का है। इम्पॉर्टेंट नहीं है, वेरी 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 मोस्ट इम्पॉर्टेंट ये क्वेश्चन है कि फ्रांसीसी कलाकार फ्रेडरिक सारियू ने अपने 4 चित्रों की श्रृंखला के पहले चित्र में जनतांत्रिक और सामाजिक गणतंत्रों के सपनों के संसार का चित्रण किस प्रकार किया था, वो विवरण आपको देना है। तो मैं पहले आपको चित्र दिखाता हूँ। ये रहा उसका चित्र। ठीक है, ये कार फ्रेडरिक सारियू का चित्र है। उन्होंने इसमें क्या किया था, देखो अभी इसमें जो किया है, देखो एक तो ये स्वतंत्रता की एक देवी है, एक हाथ में मशाल लिए हुए है, खड़ी है। ठीक है, ये स्वतंत्रता का देवी है। सॉरी, ये ईसा मसीह हैं, ईसा मसीह, ठीक है, जीसस का है। ये स्वतंत्रता की देवी एक हाथ में मशाल लिए हुए खड़ी है। यहाँ देवता देवदूत भी हैं। ठीक है, यहाँ देवदूत भी हैं, यहाँ जीसस क्राइस्ट भी हैं। ये परियां हैं उड़ती हुई, आकाश मंडल के कुछ देवता हैं। और यहाँ से लोगों की, यहाँ से देखो, यहाँ से लोगों की भीड़ आती हुई यहाँ पर इकट्ठा है। और ये सब विभिन्न जाति वर्ग के लोग हैं, विभिन्न प्रकार के इसमें चित्र चेहरे सब दिखाए गए हैं। विभिन्न देशों के लोग यहाँ इस प्रतिमा को, इस देवी की मूर्ति की पूजा वंदना कर रहे हैं। तो इसी का चित्रण हुआ है। यहाँ पे कुछ परियां उड़ रही हैं आकाश में। ठीक है, तो इन सब चीज़ों का वर्णन इसमें इस चित्र में है। ठीक है, विश्वव्यापी राजनीतिक परिदृश्य। अब इसका देखते हैं कि क्या उसमें इस चित्र में है। तो फ्रांसीसी कलाकार थे फ्रेडरिक सारियो। एक नंबर में क्वेश्चन आता है कहाँ के थे, फ्रेडरिक सारियो फ्रांस के थे। 1848 में 4 चित्रों की एक श्रृंखला का सृजन किया था, क्रिएट की थी एक श्रृंखला जिसमें 4 पिक्चर थी। इन चित्रों के द्वारा विश्वव्यापी प्रजातांत्रिक और सामाजिक गणराज्यों के स्वप्न को साकार रूप देने का प्रयास किया गया। सारियू के यूटोपिया, यूटोपिया का मतलब होता है कल्पनादर्श, और कल्पनादर्श का मतलब होता है एक काल्पनिक आदर्श राज्य स्थापित करना, एक राष्ट्र, एक आदर्श समाज की कल्पना की गई थी यूटोपिया में। इस चित्र में सभी वर्ग एवं सभी उम्र के स्त्री पुरुष स्वतंत्रता की प्रतिमा की वंदना करते हुए जा रहे हैं। सभी के हाथ में मशाल और मानव के अधिकारों का घोषणा पत्र है। राष्ट्र जो समूह में बटे हुए हैं, उन्हें राष्ट्रीय पोशाक, तिरंगे झंडे, भाषा और राष्ट्रगान के द्वारा एक राष्ट्र राज्य का रूप दिया गया। इस प्रकार 19वीं शताब्दी में यूरोप में राष्ट्रीयता के विकास में सारियू की यूटोपिया ने प्रेरणा का काम किया था। इस चित्र ने प्रेरणा का काम किया था कि हमारा राज्य भी एक स्वतंत्र राज्य होना चाहिए। तो ये जो ईसा मसीह हैं, और ये यहाँ स्वतंत्रता की देवी हाथ में मशाल लिए हुए हैं, और ये जितने लोग हैं, ठीक है, ये सभी वंदना करते हुए आगे बढ़ रहे हैं। इसमें सभी जाति वर्ग के लोग सम्मिलित हैं। जर्मनी के एकीकरण में बिस्मार्क ने किस नीति का पालन किया, उसने जर्मन साम्राज्य में ऑस्ट्रिया को किस प्रकार से सम्मिलित किया था। ये भी कोई खास क्वेश्चन है। इटली और जर्मनी के एकीकरण मध्य असमानताओं की व्याख्या करने में अर्नस्ट रेनन वाला, ये इंपॉर्टेंट है, ये पढ़ लीजिए। अर्नस्ट रेनन ने राष्ट्र को किस प्रकार परिभाषित किया, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है। सभी क्वेश्चन नहीं पढ़ाएंगे हम आपको, सभी इंपॉर्टेंट भी नहीं, जो इंपॉर्टेंट है मैं बताता जा रहा हूँ वही पढ़िए, बहुत ज़्यादा क्वेश्चन हो जाएंगे। अर्नस्ट रेनन के अनुसार एक राष्ट्र लंबे प्रयासों, त्याग और, अच्छा हम बता दें आपको अर्नस्ट रेनन क्या थे। अर्नस्ट रेनन एक थे सोबॉर्न, एक सोबॉर्न यूनिवर्सिटी थी, सोबॉर्न विश्वविद्यालय थे, वहाँ के प्रोफेसर थे। कौन? ये अर्नस्ट रेनन थे, वहाँ के प्रोफेसर। तो इन्होंने क्या किया था, एक राष्ट्रवाद का एक लंबा चौड़ा राष्ट्रवाद की परिभाषा दी थी और लंबा चौड़ा भाषण दिया था राष्ट्रवाद पर। तो उन्होंने क्या कहा था कि रेनन के अनुसार एक राष्ट्र जो होता है, इन्होंने परिभाषा की थी, एक राष्ट्र जो होता है लंबे प्रयासों, त्याग और निष्ठा का चरम बिंदु होता है, शौर्य वीरता से युक्त अतीत होता है, महान पुरुषों के नाम और गौरव, यह सामाजिक पूंजी है जिस पर एक राष्ट्रीय विचार आधारित होता है। यानी कि जहाँ पर महापुरुष न हो वहाँ का राष्ट्र राष्ट्र नहीं होता है। अतीत में समान गौरव का होना, वर्तमान में एक समान इच्छा और संकल्प का होना, साथ मिलकर महान काम करना और आगे से ऐसे ही काम करने की इच्छा, जनसमूह होने की एक जरूरी शर्तें हैं। अतः राष्ट्र एक बड़ी और व्यापक एकता है, उसका अस्तित्व रोज होने वाला जन्म संग्रह है। राष्ट्रों का अस्तित्व में होना एक अच्छी बात है, बल्कि यह एक अच्छी जरूरत है। ठीक है, फिर एक कार्ल कैस्पर ने स्वतंत्रता के वृक्ष का रोपण किस प्रकार अभिव्यक्त किया, ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। कार्ल कैस्पर ने
स्वतंत्रता के वृक्ष का रोपण कैसे किया? तो जर्मनी प्रसिद्ध जर्मन चित्रकार कार्ल कैस्पर ने यद्यपि अनेक चित्र बनाए, ठीक है, किंतु उनमें से एक चित्र का विषय जो था वो क्या था? फ्रेंच सेनाओं द्वारा ज़ेब्रकेन शहर पर, फ्रेंच सेनाओं द्वारा ज़ेब्रकेन शहर पर नियंत्रण है। अपनी नीली, सफेद और लाल पोशाकों से पहचाने जाने वाले फ्रांसीसी सैनिकों को दमनकारी के कार्यों के रूप में प्रस्तुत किया गया है, जो एक किसान की गाड़ी छीनते हुए कुछ युवा महिलाओं को तंग कर रहे हैं। एक किसान की गाड़ी छीनते हुए कुछ युवा महिलाओं को तंग कर रहे हैं। वहीं चित्र के मध्य में एक किसान को घुटने टेकने पर मजबूर कर रहे हैं, ठीक है, एक किसान को घुटने टेकने पर मजबूर किया जा रहा है। फिर क्या हुआ? स्वतंत्रता के वृक्ष का रोपण का दृश्य मध्य भाग में है। अभी मैं इसका चित्र दिखाऊंगा। और इस वृक्ष पर एक पट्टी पर जर्मन में कुछ लिखा है, जिसका हिंदी अनुवाद है, हमसे आज़ादी और समानता ले लो, यह मानवता का आदर्श रूप है। यह फ्रांसीसियों के इस दावे पर व्यंग्य है कि वे जहां जाते हैं वहां राजतंत्र का विरोध कर मुक्तिदाता बन जाते हैं। मैं अभी आपको जो ज़ेब्रकेन था, और ज़ेब्रकेन जर्मनी में जो एक वृक्ष स्थापित किया गया था, ठीक है, तो मैं इसको अभी इस चित्र को दिखा रहा हूं। देखो ये है चित्र, ज़ेब्रकेन जर्मनी में स्वतंत्रता के वृक्ष का रोपण है ये, ठीक है, आप देख पा रहे हैं ये स्वतंत्रता का वृक्ष है, ठीक है, और यहाँ पे ये इस पट्टी में उसकी घोषणा लिखी है। इस पट्टी में घोषणा क्या लिखी है कि हमसे आजादी और समानता ले लो, यह मानवता का आदर्श रूप है। क्या लिखा है? हमसे आजादी और समानता ले लो, यह मानवता का आदर्श रूप है। इस पट्टी में लिखा है। यहाँ के लोग इधर वाले एक गाड़ीवान, ये देखो गाड़ीवान खड़ा है, ठीक है, इस गाड़ीवान का जो है, जो एक किसान की, जो देखो नीली, सफेद और लाल पोशाकों से पहचाने जाने वाले, नीली, सफेद और लाल पोशाकों से पहचाने जाने वाले फ्रांसीसी सैनिकों को दमनकारियों के रूप में प्रस्तुत किया गया है। इस चित्र में फ्रांसीसी सैनिक इसमें क्या कर रहे हैं? दमन कर रहे हैं। जो एक किसान की गाड़ी को, जो बाएं ओर यहाँ पे स्थित है, छीनते हुए कुछ युवा महिलाओं को तंग करते हुए, यहाँ देखो कुछ युवा हैं, ये युवा हैं यहाँ पर, ये युवा जो है महिलाओं को तंग कर रहे हैं और ये गाड़ी को छीन रहे हैं। कुछ सैनिक नीली सफेद शर्ट में पहने हुए फ्रांसीसी सैनिक हैं ये, हैं। तो इस चित्र में क्या दिखाना चाहा है? ज़ेब्रकेन ने जर्मनी में स्वतंत्रता के वृक्ष का रोपण, ठीक, तो जर्मन जो कार्ल कैस्पर चित्र था, कार्ल कैस्पर जो चित्रकार था, कार्ल कैस्पर फ्रिट जो उसका नाम था, उसने इस रंगीन चित्र को बनाया था। तो कुछ दमनकारी सैनिक जो हैं इधर महिलाओं को छीन रहे हैं, कुछ दमनकारी सैनिक जो हैं यहाँ एक किसान की गाड़ी को छीन रहे हैं, और यहाँ एक स्वतंत्रता का वृक्ष स्थापित किया गया है जिस पे लिखा है कि हमसे आज़ादी और समानता ले लो, यह मानवता का आदर्श रूप है, ठीक है। यह फ्रांसीसियों के दावे पर व्यंग्य है। इसमें फ्रांसीसियों के दावे पर व्यंग्य है कि वे जिन इलाकों में जाते थे वहां राजतंत्र का विरोध कर मुक्तिदाता बन जाते थे, परंतु ऐसा बिल्कुल भी नहीं था, ठीक है। हाँ, तो ये आपको चित्र दिखाया गया है, यहाँ पे स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं, ये पूरा का पूरा आंसर आपका हो जाएगा। चलिए आते हैं अपने क्वेश्चन पे। बाकी क्वेश्चन आप छोड़िए और 16वां क्वेश्चन पकड़िए, ये इंपॉर्टेंट है। साम्राज्यवाद का अर्थ और स्पष्ट कीजिए। साम्राज्यवाद 19वीं शताब्दी के 8वें दशक की एक महत्वपूर्ण विशेषता। देखो साम्राज्यवाद का अर्थ, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। साम्राज्यवाद का अभिप्राय उस प्रयास से है जिसके अंतर्गत एक शक्तिशाली एवं उन्नत देश किसी दुर्बल और पिछड़े हुए देश पर अपना नियंत्रण स्थापित कर लेता है, तो वो साम्राज्यवाद कहता है। मतलब साम्राज्यवाद ये है कि ये एक गरीब देश है, ये एक गरीब देश है जहाँ पे घर बने हुए हैं, ये झोपड़ियाँ हैं, ये एक गरीब देश है। फिर ये जो है महलों वाला देश है, ये महलों वाला देश है, अमीर देश है।
ये वाला जाकर के यहाँ पर अपना साम्राज्य स्थापित कर लेता है, इसको अपने कब्जे में ले लेता है, तो क्या हो गया, साम्राज्यवाद कहलाया। अब समझ गए आप, 19वीं सदी के 8वें दशक की ये बात है। तो शक्तिशाली देश जो होता है वो दुर्बल देश को, पिछड़े हुए देश पर अपना नियंत्रण स्थापित कर लेता है, अपना अधिकार जमा लेता। अधिकृत देश अपनी स्वतंत्रता खो देता, यानी वो गुलाम हो जाता है। साम्राज्यवाद को दूसरे शब्दों में भी कह सकते हैं कि किसी देश या राज्य की शक्ति, नियंत्रण अथवा शासन को उसकी सीमाओं के बाहर स्थित क्षेत्रों के राजनीतिक और आर्थिक जीवन पर बलपूर्वक थोप देता है। यही साम्राज्यवाद है। क्वेश्चन है, नेपोलियन की पराजय 1815 ईस्वी के बाद यूरोपीय सरकारें रूढ़िवाद की भावना से प्रेरित थीं, स्पष्ट कीजिए। 1815 ईस्वी के बाद एक नए रूढ़िवाद ने यूरोप में राष्ट्रवाद का किस प्रकार निर्माण किया, ये भी एक क्वेश्चन बनता है, तो दो क्वेश्चन एक में है। नेपोलियन की पराजय 1815 के बाद यूरोपीय सरकारें रूढ़िवाद की भावना से प्रेरित थीं, यही स्पष्ट करना है। तो यूरोपीय सरकारें 1815 ईस्वी में नेपोलियन की पराजय के बाद रूढ़िवाद की भावना से प्रेरित थीं। रूढ़िवादियों की यह मान्यता थी कि राज्य व समाज की स्थापित पारंपरिक संस्थाएं जैसे राजतंत्र, चर्च, सामाजिक ऊंच नीच, संपत्ति और परिवार को बनाए रखना चाहिए। फिर ज़्यादातर रूढ़िवादी लोग वो होते हैं जो पुरानी परंपराओं को मानते हैं, ठीक है, इससे पहले की स्थिति में वापस लौटने के इच्छुक नहीं थे। नेपोलियन द्वारा किए गए परिवर्तनों से ये उन्होंने समझ लिया था कि आधुनिकीकरण राजतंत्र जैसी पारंपरिक संस्थाओं को सुदृढ़ बनाने में समर्थ था। वो राजा की शक्ति को अधिक सुदृढ़ बना सकता था। अतः एक आधुनिक सेना, कुशल नौकरशाही, गतिशील अर्थव्यवस्था, सामंतवाद और भूदासत्व की समाप्ति यूरोप के निरंकुश राजतंत्रों को शक्ति प्रदान कर सकते थे। रूढ़िवाद का ऐसा दर्शन था जो परंपरा स्थापित संस्थाओं और रिवाजों पर जोर देता था और तेज बदलावों के बजाय क्रमिक और धीरे धीरे विकास को प्राथमिकता देता था। सिलेसिया के बुनकरों के विद्रोह का कारण, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। सिलेसिया एक क्या था, देखो, सिलेसिया के बुनकरों के विद्रोह का कारण क्या था, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। 1830 ईस्वी का के दशक में यूरोप के लिए अनेक मुसीबतों का सबब बना, यूरोप के लिए अनेक मुसीबतों का सबब बना, ठीक है, 1830 ईस्वी का दशक। 1845 ईस्वी में सिलेसिया के बुनकरों के विद्रोह के निम्नलिखित प्रमुख कारण थे। सिलेसिया में सूती कपड़ा बुनने का व्यवसाय सबसे व्यापक था, लेकिन श्रमिकों की दशा बिल्कुल अच्छी नहीं थी, दयनीय थी। श्रमिक की स्थिति का ठेकेदार फायदा उठाते थे, उनके द्वारा बने माल की कम कीमत लगाते थे। अतः श्रमिकों के असंतोष के कारण 1845 ईस्वी में बुनकरों का विद्रोह हुआ। जनसंख्या में की वृद्धि से उत्पन्न बेरोजगारी की समस्या विद्रोह का प्रमुख कारण थी। नगरों के लघु उत्पादकों को अक्सर इंग्लैंड में आयातित मशीन से, आयातित मतलब आई हुई मशीन से बने सस्ते कपड़े की से कड़ी प्रतिस्पर्धा, कंपटीशन का सामना करना पड़ा था। यह प्रतिस्पर्धा कपड़ा उद्योग में ज़्यादा झेलनी पड़ रही थी, क्योंकि उसका उत्पादन मुख्यतः घरों और छोटे कारखानों में होता था और केवल आंशिक रूप से मशीनीकृत था, ठीक है। बाकी ये क्वेश्चन हम आपको पीडीएफ में दे देंगे। कार्ल वेलकर, लुइजी ऑटो पीटर्स और अनाम लेखकों द्वारा महिलाओं के अधिकार के प्रश्न में व्यक्ति विचारों की तुलना कीजिए। ये पीडीएफ आपको कहाँ से मिलेगी, टेलीग्राम से, ये आप वहाँ पढ़ लेना, ठीक है। वे उद्देश्य लिखे आर्थिक प्रयासों द्वारा, आशा प्रोफेसर लिस्ट ने की थी। ये वाला क्वेश्चन पढ़ा देते हैं आपको, इम्पॉर्टेंट है। वह उद्देश्य, बाकी जो क्वेश्चन हमने नहीं पढ़ाए हैं, हालांकि वो इम्पॉर्टेंट नहीं है, लेकिन आप उनको एक बार सरसरी नज़र से देख लेना और हो सके तो याद भी कर लेना। फिलहाल जितने मैंने बताए हैं वो याद कीजिए, और आगे से हम नोट्स बना के आपको वीडियो देंगे। ये वीडियो थोड़ा आपको कठिनाई महसूस हो रही होगी, मैं सरलता से प्रदान कर दूंगा। समय नहीं था इसलिए सीधे सीधे मैंने इमेज लिए और आपको पढ़ाना प्रारंभ कर दिया। अब मैं आपको नोट्स बना के ही पढ़ाऊँगा, ठीक है। चलिए, तो वे उद्देश्य आर्थिक प्रयासों द्वारा, जिन्हें आर्थिक प्रयासों द्वारा प्राप्त करने की आशा प्रोफेसर लिस्ट ने की थी। एक प्रोफेसर लिस्ट थे। तो ट्यूविंजन विश्वविद्यालय जर्मनी, ट्यूविंजन विश्वविद्यालय कहाँ है, जर्मनी में है। अर्थशास्त्र के प्रोफेसर थे फ्रेडरिक लिस्ट। उन्होंने आर्थिक प्रयासों द्वारा निम्न राजनैतिक उद्देश्यों को प्राप्त करने की आशा व्यक्त की। जर्मन लोग ये समझ गए हैं कि एक मुक्त आर्थिक व्यवस्था ही राष्ट्रीय भावनाओं के उत्पन्न होने का एकमात्र माध्यम है। जॉल वेराइन का लक्ष्य जर्मन लोगों को आर्थिक रूप में एक राष्ट्र में बांध देना है। वो राष्ट्र की आर्थिक हालत जितना बाहरी तरह से
उसके हितों की रक्षा करके मजबूत बनाएगा, उतना ही आंतरिक उत्पादकता को बढ़ाकर भी उसे प्रांतीय हितों को आपस में जोड़कर राष्ट्रीय भावना को जगाना और उठाना चाहिए। ठीक है, तो आज का यह लघु उत्तरी यहाँ तक होगा। तीसरे प्रश्न में हम तीसरे वीडियो में, जो लास्ट वीडियो इस पाठ का होगा, यूरोप में राष्ट्रवाद का उदय, उस तीसरे वीडियो में हम आपको क्या देंगे, हम आपको जितने आपके पाठ्य पुस्तक जो आपके पास टेक्स्ट बुक है उसमें चर्चा करें वाले प्रश्न हैं, दीर्घोत्तरीय प्रश्न, वो मैं आपको प्रदान करूंगा। तो तीसरा वीडियो देखना न भूलें।